Hello, everyone, and welcome to the lecture series on how to perform your research work. In this lecture, we will talk about crafting an effective research synopsis, how to make one, how to get funds, and how to start your research work as soon as possible. So, in our today's lecture, we are going to discuss about what a synopsis actually is, how do you decide on a topic, how do you start writing a research synopsis, what are the components of a research synopsis, how do you do it with some details, examples, and the tips for success. At the end, we will have a summary and question answer session. So let us dive deep into crafting a research synopsis. So, first of all, a research synopsis is a concise summary of your proposed study. It outlines your objectives and the methodology that you are going to use and the expected contributions of your research for the benefit of society, for the benefit of science, and for the advancements. तो बेसिकली आपका रिसर्च साइनॉप्सिस जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव्स बताता है कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव और आपकी मेथडोलॉजी बताता है कि हाउ यू वांट टू अचीव इट और आपकी कंट्रीब्यूशंस बताता है कि आपने कुछ अचीव कर लिया दैट्स गुड ये सोसाइटी को कैसे बेनिफिट कर रहा है आपकी जो कंट्रीब्यूशन है हाउ इज इट गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दी सोसाइटी तो वो आपके एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशंस में आ जाता है सिंस यू ऑल आर फेमिलियर कि रिसर्च का मकसद क्या होता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन अ रिसर्च साइनॉप्सिस वी डू नॉट ड्रा एग्जैक्ट कंक्लूजन्स और एग्जैक्ट रिजल्ट्स वी ओनली टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन क्योंकि रिसर्च साइनॉप्सिस आपके एक्सपेरिमेंटेशन से पहले किया जाता है और चूंकि अभी आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो यू आर नॉट श्योर ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट्स दैट्स व्हाई यू कैन नॉट टॉक अबाउट द एक्चुअल कंट्रीब्यूशंस तो आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशंस का जिक्र करते हैं अदर देन दैट पर्पस क्या है आपके रिसर्च साइनॉप्सिस का रिसर्च साइनॉप्सिस आप किसी डिग्री पर्पस के लिए बना सकते हैं जिसमें कि आपकी स्टडी का स्कोप और उसकी सिग्निफिकेंस बताई जाए तो योर रिसर्च synopsis communicates effectively with the audience and what does it communicate it communicates the scope and the significance of your research so mostly students confuse होते हैं कि जी हमें research synopsis शायद सिर्फ अपने मास्टर्स या जो पीएचडी की स्टडीज़ है रिसर्च वर्क है उसके लिए बनाना पड़ता है इट्स नॉट सो आप रिसर्च साइनॉप्सिस डिफरेंट पर्पसेस के लिए बना सकते हैं सो व्हाट एल्स कैन वी यूज दिस रिसर्च साइनॉप्सिस फॉर it helps secure approvals and fundings different type of projects are there different type of funding agencies are there different types of industries are there which pay you a very handsome amount if you work with them if you do research which benefits them तो अगर आप कोई उनके फ़ायदे का रिसर्च करते हैं आप कोई ऐसा रिसर्च करते हैं जो कि उन्हें वन वे और अनदर कंट्रीब्यूट करे तो वो आपको बहुत हैंडसम अमाउंट में फंडिंग्स करते हैं और आप डिफरेंट की पोस्ट्स के लिए भी अपने ये जो साइनॉप्सिस होते हैं इनको बना सकते हैं तो there are many uses of a research synopsis. It also acts as a roadmap for your project. आपका अपना पर्सनल कोई प्रोजेक्ट है तो आप उसके लिए भी इस रिसर्च साइनॉप्सिस को यूज़ कर सकते हैं एज अ रोड मैप क्योंकि रिसर्च साइनॉप्सिस की जो खसूसियात होती हैं वो होती है उसकी क्लैरिटी कि आपका रिसर्च साइनॉप्सिस क्लियर होना चाहिए इसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी कोई शक व शुबा वगैरह नहीं होना चाहिए इसके अलावा इसमें होनी चाहिए ब्रेविटी ब्रेविटी मीन्स कंसाइजनेस योर रिसर्च साइनॉप्सिस मस्ट बी कंसाइज
एंड क्विक इनफ टू बी अंडरस्टूड इन अ सिंपल ग्लांस। तो इसके लिए किसी को 2-2 दिन बैठ के आपके रिसर्च साइनॉप्सिस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपका रिसर्च साइनॉप्सिस क्विक होना चाहिए, क्विक इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि जब कोई उसे पढ़े और उसे देखे तो उसे फ़ौरन ये जो चीज़ें हैं आपकी, कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और आप मेथड्स क्या यूज़ करेंगे और उनकी कंट्रीब्यूशंस क्या होंगी, वेरी क्लियरली उनको वो क्या हो जाए, समझ आ जाए। तो ये अगर आपके रिसर्च साइनॉप्सिस के अंदर ये खसूसियात नहीं है, तो इट मीन्स योर रिसर्च साइनॉप्सिस इज़ नॉट गुड इनफ, इट्स नॉट कॉम्पिटिटिव इनफ, इट वोंट सर्व यू एज़ अ गुड रोड मैप। ये आपको एक अच्छे रोड मैप की शक्ल में मदद नहीं कर सकेगा और ये आपको एक अच्छा जो फंडिंग्स हैं या अप्रूवल है वो नहीं दे सकेगा। तो दीज थ्री प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी की बैकबोन ऑफ योर रिसर्च साइनॉप्सिस। जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं हमारे यहाँ, वो चूँकि रिसर्च साइनॉप्सिस पे इतना काम नहीं करते, तो फिर उनकी अपनी जो है एम्बिग्विटीज से भरी होती है सारी रिसर्च। दे हैव ट्रबल with designing experiments, they have trouble with achieving approvals and fundings, they face trouble with their publications, all because of a single thing, and that is ill competent research synopsis. Now, how do you decide on a topic? आपका रिसर्च साइनॉप्सिस कैसा हो, उसका टॉपिक क्या हो, हाउ डू यू डिसाइड इट? सो देर आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजीज जिसकी मदद से आप अपने आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट ones are listed here, and that are: the first and the foremost one is that you must have an approach, a positive approach towards studying different reviews and different research publications, and they must be recent. आपको इंटरेस्ट होना चाहिए रिव्यूज़ और रिसर्च पब्लिकेशंस को पढ़ने में, और वो भी कौन सी, वो भी रीसेंट। यू मस्ट नॉट बी स्टडीइंग द researches that are done in the past. Why? Because with that you won't be able to grasp the recent ideas, the current world problems. You will be unaware about them. Now, the second most important thing in deciding a topic is attending conferences and seminars. मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पीठ कर देते हैं, दे टर्न देयर बैक्स टूवर्ड अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स। ये उन्हें एक फजूल एक्टिविटी लगती है, सिंस I have been a researcher myself and I have multiple students different type of doing different type of researches. So I have a very good idea of how ignoring these two things, the attending conferences and seminars, affect your scientific approach, affect your research studies. तो जब स्टूडेंट इन कॉन्फ्रेंसेस और रिसर्चेस को इग्नोर करते हैं तो दे डू नॉट एक्सेल इन द साइंटिफिक अप्रोच। उनको एक्सेल करने में मुश्किल होती है, उन्हें डिफरेंट आइडियाज़ नहीं पता चल रहे होते, उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट, मॉडर्न डे रिसर्चर्स किन एरियाज़ में ज़्यादा काम कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा पब्लिकेशंस हो रही हैं, कहाँ पे ज़्यादा विंडोज़ हैं, हमारे पास गैप्स हैं रिसर्च के हवाले से जिन पे हम काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज कौन से रिसर्च को फोकस कर रही है। All those misconceptions are cleared by attending these conferences and the seminars. So I know very well that in times it might seem boring, it might seem waste of time जब आप सेमिनार अटेंड कर रहे हो और आप कहें कि आई एम नॉट गेनिंग एनीथिंग, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इट्स आर परफेक्टली फाइन, इट डू फील्स लाइक दैट, बट आपने
फ़ोकस्ड रहना है। आपने इसके बावजूद भी ये सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने हैं, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलेगा व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग योर एक्सपेरिमेंट्स एंड स्पेशली इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिटरेचर गैप्स। तो फॉर अ साइनॉप्सिस, व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ साइनॉप्सिस यू मस्ट डिसाइड अ गुड टॉपिक। आप एक अच्छा टॉपिक डिसाइड करेंगे, और उसके लिए क्या है आपके लिए शराइत? द पॉइंट्स टू रिमेंबर for deciding a topic is that you read research publications, you read, you go through the recent reviews in your field of interest. Of course अपनी field of interest को लाजमी अपने सामने रखना है। इसके अलावा you must attend the conferences and seminars, कि आपको पता चल सके कौन से modern methods यूज़ हो रहे हैं, कौन से modern strategies यूज़ हो रही हैं, किन किन domains में काम हो रहा है, industries किस चीज़ को favor कर रही हैं। And the second thing, which is again of key importance, is aligning the topic, aligning the research synopsis with your interest. So mostly students do not think of this topic a lot. They go with the flow. They select topics which they do not actually take interest in, and the outcomes are that they end up regretting uh, doing research on those topics. They can't bring innovations to that area. Why? Because it is not of their interest. तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके रिसर्च की कामयाबी के लिए। If you are interested in business, do research on business. If you are interested in biology, in physiology, in endocrinology, in genetics, आपको chemistry पसंद है, physical पसंद है, analytical पसंद है, industrial पसंद है, whatever your interests are, go for opting a research in that area. आप उस एरिया से बाहर ना जाएं. Ensure that your research synopsis matches your strengths and passions. Another very important thing about a research synopsis is its clarity. Now, and practicality. Mostly what happens कि जी students or researchers are not practical enough. They don't think about the time. They don't think about the resources which they are going to need. They do not think about the expertise of people that they are working under. They don't know the financial constraints that are going to come in their way while doing those researches. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपको रिसोर्सेज क्या-क्या रिक्वायर्ड हैं। तो आपने एक्सट्रीम क्लियर कट रिसोर्सेज की लिस्ट बनानी है अपने रिसर्च सिनॉप्सिस की। आपने एक टाइमलाइन बनानी है जो कि क्लियरली आपको बताए कि हाउ मच टाइम इट हैज़ टू टेक, इसमें आपको कितना टाइम लगेगा एक्चुअल में। तो रियल ग्राउंड्स के ऊपर आपने इसकी टाइमलाइन बनानी है कि फॉर एग्जांपल हमें 1 मंथ लगेगा इसकी सैंपल कलेक्शन में, डेटा कलेक्शन में। इसमें हमें 2 माह लगेंगे इसकी रिसर्च वगैरह करने में, और 1 माह लगेगा हमें राइट अप करने में, और एंड सो ऑन। ठीक है, आपकी हेल्थ, आपकी फैसिलिटीज़, आपकी अप्रोच, द केमिकल्स दैट यू आर गोइंग टू यूज़, द सर्वेज, द एक्सपेरिमेंट्स, the interviews that you are going to conduct, you have to think about each and every possible thing, और उसको आपने उसी टाइमलाइन के अंदर बहुत क्लियर तरीके से मेंशन करना है। एंड फिजिबिलिटी, इज़ इट फिजिबल और नॉट। आप ऐसी रिसर्च को ले लें कि जो आपके सोसाइटी जिसको अलाउ ना करती हो। हो सकता है कहीं पे आपको रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, रिलीजन आपको अलाउ नहीं कर रहा होता, कहीं पे आपको एथिकल कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, कहीं पे आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, कहीं पे आप जिसके साथ काम कर रहे होते हैं उनकी अपनी थिंकिंग वगैरह के हिसाब से कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, कहीं पे मॉरल वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो द फिजिबिलिटी ऑफ योर रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ योर रिसर्च। तो अगेन, जब आपने अपना टॉपिक डिसाइड करना है तो आपने देखना है
कि आप करंट लिटरेचर से फ़ेमिलियर हों, आपके इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग हो जिसमें आप काम करना जा रहे हैं, और आपके पास प्रैक्टिकलिटी हो। डू नॉट गो फॉर द इमेजिनरी थिंग्स, डू नॉट गो फॉर द imaginary problems and finding their solutions. Do not go for the topics and the things which are not feasible in your environment. तो आपका जो साइनॉप्सिस है वो फिजिबल होना चाहिए। नाउ द टिप्स, आपने क्या करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, और आपने अपने मेंटर्स से, जो आपके टीचर्स हों, जो आपके सुपरवाइजर्स हों, आपने उनके साथ हर वक्त इन टच रहना है, आपने उनके साथ कंसल्टेशंस करनी है in order to be more and more practical. Now, you have decided a topic, आपने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया है, और अब आपने लिखना शुरू करना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका जो पॉइंट है वो है आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग का। क्या आपने क्या करनी है? ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। उस ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपको होगा क्या, यू विल बी एबल टू मैप आउट द आइडियाज़ एंड द थीम्स। आप किस निश में काम करना चाह रहे हैं, आप किस प्रॉब्लम के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स नीड टू बी ब्रेनस्टॉर्म्ड। तमाम वो चीज़ें आपने क्या करनी है, ब्रेनस्टॉर्म करनी है। जब आपके दिमाग में एक स्केच बन जाएगा तो देन यू कम टूवर्ड्स द पेपर, फिर आप ऑन पेपर उन चीज़ों को नोट डाउन करेंगे एंड यू विल मेक एन आउटलाइन। अब आपने आउटलाइन बनानी है, आपने एक क्लियर कट फ्रेमवर्क बना लेना है अपने काम का, एक रफ स्केच बना लेना है कि आई हैव टू डू दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। उसके बाद नाउ आपने अपना माइंड बना तो लिया है। नाउ साइंस डज नॉट वर्क विद योर माइंड ओनली। साइंस में सिर्फ आपका दिमाग नहीं ज़रूरी, यू आल्सो नीड क्रेडिबल सोर्सेस कि जी आप जो काम कर रहे हैं क्या वो ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं क्या उसे लोग पसंद करेंगे, क्या आप जो काम कर रहे हो उसे किसी और ने प्रैक्टिकली पहले किया भी हुआ है। तो ऑल दीज थिंग्स विल बिकम क्लियर टू यू वाइल डूइंग रिसर्च। तो आपके लिए ये जो रिसर्च है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ रिसर्च यू विल कम टू नो अबाउट द क्रेडिबल सोर्सेज विच align with your research work. So you will be able to reference them, you will be able to cite them. जब आप उनको cite करेंगे तो only then you will have the opportunity to grab the attention of the industry that you are seeking to work with, to grab the funding that you are going to get, and to grab the attention of your mentor, of your supervisor, of your researcher, etc. After that comes the drafting. So once you have brainstormed, once you have made a clear outline, a clear framework of your research synopsis, and once you have enough resources to cite, those must be credible, of course. So after that, you will start drafting your research synopsis. And as you all are aware, that ड्राफ्टिंग स्टार्ट्स विद रफ। तो आपने पहले रफ ड्राफ्ट बनाना है, उसके बाद आपने जो फोकस रखना है वो किस चीज़ पे होगा, योर फोकस मस्ट बी ऑन स्ट्रक्चर, न कि किस चीज़ के ऊपर, परफेक्शन के ऊपर। तो आपका फोकस होना चाहिए स्ट्रक्चर के ऊपर। तो वंस यू आर clear with these things, you will be able to make a good draft. Not a perfect draft, but a good draft. And after that, you will revise it multiple times in order to get perfection. Now, what are the components of a research synopsis? जी, आपने रिसोर्सेज फाइंड कर ली, आपने माइंड मैपिंग कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, आपने ड्राफ्ट बना लिया, लेकिन अब आपके ज़रूरत क्या-क्या है? तो आपको ज़रूरत है सबसे पहले कंसाइज़ डिस्क्रिप्टिव टाइटल की। एक ऐसा टाइटल व्हिच इज़ कंसाइज़ येट डिस्क्रिप्टिव इनफ
to address all the methodologies to all the focus points in a single टाइटल। सिर्फ एक टाइटल में वो आपकी मेथडोलॉजी और आपकी जो स्कोप है उसे क्या कर दे, डिस्क्राइब कर दे। आफ्टर दैट comes the abstract, just like a research article, just like a thesis, आपके research synopsis के अंदर भी एक abstract होता है। An abstract is a summary, an overview of the objectives, of the methodology and of the significance। तो आपके research synopsis का जो abstract होगा, it must be an overview of the objectives and significance of your research। आफ्टर एब्स्ट्रैक्ट कम्स द इंट्रोडक्शन। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपके पास इंट्रोडक्शन आएगा जिसमें आप अपना कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएंगे, आप अपना थीसिस स्टेटमेंट बताएंगे कि व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, व्हाट actually your research is about। After that you will uh, tell about the background, मतलब the past studies, कि क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, किस किस तरीके से हो चुकी है, फाइंडिंग्स क्या है। उसके बाद जब आप ये सब कर लें तो देन यू विल स्टेट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हवाले से बताएंगे कि now what's the actual problem with the past research, or the past research focuses directs us towards this specific problem XYZ। वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो भी आपका इंटरेस्ट है। एंड देन कम्स द ऑब्जेक्टिव। अब आप बताएंगे कि तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आई वांट टू सॉल्व दिस एक्स वाई जी प्रॉब्लम विच द पास्ट रिसर्चेस वर अनएबल टू सॉल्व, और विच द पास्ट रिसर्चेस हैव क्लियरली डायरेक्टेड टू। तो जिस तरफ डायरेक्शन है आपकी, आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। एंड देन द रिसर्च क्वेश्चंस विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। कुछ रिसर्च क्वेश्चंस हम बनाएंगे, कुछ हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बनाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आफ्टर द इंट्रोडक्शन कम्स द मेथोडोलॉजी। जी आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, आपका डिज़ाइन क्या है, आपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं, आपने सर्वेस कंडक्ट करनी है, आपने ड्राई लैब का काम करना है, आपने वेट लैब का काम करना है, आपके एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, आपका जो आपकी जो अप्रोच है वो क्या होगी। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दी सेक्शन ऑफ मेथडोलॉजी। आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं क्या वो उससे पहले किसी ने यूज़ किया है। सो इफ़ somebody has used that method previously, you will have to cite them, and you will also have to tell about the feasibility of that technique with the uh, research that you are going to pursue. Then again we have discussed this part of expected outcomes। आप आउटकम्स नहीं बताएंगे, आप रिजल्ट्स नहीं बताएंगे, आप एक्सपेक्टेड आउटकम्स बताएंगे जिसमें आप यूज़ करेंगे माइट को। वी माइट बी एबल टू, वी माइट गेट एन आइडिया, वी माइट सी द इफेक्ट या द नेगेटिव इफेक्ट, द पॉजिटिव इफेक्ट, देयर मे बी सम कोरिलेशन वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है उसमें आप अपने एक्सपेक्टेड आउटकम्स को लिखेंगे। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट सेक्शन विल बी ऑफ द रेफरेंसेस, द citations, the sources that you have used in order to make your own research synopsis। Again, please be very clear of the credibility of the sources and their up-to-date nature। Past results, past data नहीं लेना आपने। Why? Because if you work with the past data, तो आप जो gap find करेंगे, that gap must, जो आपका gap है वो clear नहीं होगा। हो सकता है जो आपके नज़दीक gap है उसे किसी और ने
पहले ही एड्रेस कर लिया हो और आपको ये लगे कि जी ये जो हमने जो गैप फाइंड किया है ये अभी तक इस पे कोई काम नहीं हुआ। तो दैट इज़ वाई एन अप टू डेट रेफरेंस एंड अ क्रेडिबल रेफरेंस इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज़ वही आपकी जो रिसर्च गैप है उसको लेजिटिमेट बनाएगा और इंश्योर करेगा कि दिस स्टिल इज़ अ गैप और इस पे किसी ने कोई काम, कोई पब्लिकेशन नहीं की। Now, here are some examples of good and bad titles जो कि मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लाए हैं। तो फर्स्ट वी विल have a look on some good titles for the research synopsis. So, analyzing the role of urban green spaces in mitigating air pollution. Now, why is this title very good? Because it clearly addresses the scope and the approach of your research work. Now, here they are talking about the urban green spaces and their role in moderating the air pollution. So, the scope is to address air pollution, and the e- approach is by using urban green spaces. So, this is practical enough, this is feasible enough, both in order of time, in terms of time, in terms of money, and in terms of practicality. So, this is a good title as it has a clear approach and a clear scope in it. Now, the second title is Investigating the Impact of Soil pH on Wheat Growth Dynamics. Now the scope is to observe the effects of pH on plant growth. Okay, so that is the scope of this title, and of course the soil pH. And then the approach is to design an experiment with the different pH, with soil having different pH, and observe the plant growth and yield. So it is again practical enough, feasible enough, both financially and in terms of time as well. So it is also a good title. Now, another point worth mentioning about these two titles is that they are not very general and also not very specific. ना तो ये टाइटल ज़रूरत से ज़्यादा जनरल है, ना ये ज़रूरत से ज़्यादा स्पेसिफिक है. They are addressing towards a specific problem that can be experimented very well. Now, the third title is A Comparative Study of Renewable Energy Adoption in Urban Areas. So, again, this is a very practical research topic which can be researched very easily. Now we have some bad titles. हमारे पास कुछ bad titles भी हैं जो कि यहीं पर हमने इन्हीं titles के बरअक्स बनाए हैं. And let's have a look at them. The study on green spaces. So the previous article, the previous topic जो कि इसका good version था, उसमें urban green spaces और साथ ही mitigating air pollution तो scope भी defined थी और approach भी defined थी. यहाँ पे कोई स्कोप, कोई अप्रोच नहीं है. स्टडी ऑन ग्रीन स्पेसेस, अच्छा ठीक है, आप स्टडी ऑफ ग्रीन स्पेसेस कर रहे हैं फॉर व्हाट? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द स्कोप, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? इसके अंदर कोई चीज भी क्लियर नहीं है. ये एक्सट्रीमली जनरल है जिसकी वजह से आप किसी भी जो एंड पॉइंट होगा उस तक नहीं पहुंच सकेंगे. आप कितने कोई अर्बन स्पेसेस की रिसर्च करेंगे और उनके किस किस पर्सपेक्टिव को देखेंगे, किस किस पहलू को देखेंगे, तो इट लैक्स प्रैक्टिकलिटी, इट लैक्स द टाइम फ्रेम एंड इट डज नॉट हैव अ क्लियर स्कोप. नाउ हैव अ लुक एट द सेकंड वन. तो वहाँ पर जो इसका गुड वर्जन था
In that, we were talking about soil pH, which was our approach, and or the problem statement, and the plant growth. So we have specified the plant, and वो कौन सा था जी? wheat plant था। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है? इफेक्ट्स ऑफ पीएच ऑन प्लांट्स। जी, पीएच का इफेक्ट्स किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। अरे भाई, कौन से प्लांट्स? विच प्लांट्स? कौन से प्लांट्स? किस तरह का इफेक्ट? अ, किस ड्यूरेशन का इफेक्ट? ठीक है? तो अगेन इट लैक्स प्रैक्टिकलिटी, फिजिबिलिटी एंड अ क्लियर टाइम फ्रेम। रिसर्च ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, अगेन टू जनरल टॉपिक्स। ये आपके जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं कर रहे, ये आपके अप्रोच को एड्रेस नहीं कर रहे, आपकी स्कोप को एड्रेस नहीं कर रहे। तो दीज टाइटल्स आर नॉट गुड इनफ। Now, why do these good titles matter a lot? आपके लिए तो एक सिंपल टाइटल है, कुछ भी आपने नाम लिख दिया, आपका रिसर्च साइनॉप्सिस शुरू हो जाएगा, विच मोस्टली स्टूडेंट्स डू, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। दो दे डू नॉट थिंक अबाउट crafting or about making a good title that is both not too general and not too specific. So it gives you enough room for your experimentations and for your research and for answering the problem statement. गुड टाइटल्स आर स्पेसिफिक, क्लियर एंड रिफ्लेक्टिव। वो आपके काम को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। बैड टाइटल्स आर वैग एंड लैक फोकस। तो जैसा कि आप इन तीनों के अंदर देख सकते हैं, इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये बस फजूल सा आपने कुछ जो है ना लिख दिया जस्ट बैठे बैठे। कॉमन पिटफॉल्स टू अवॉइड, क्या वो मसले हैं, क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको क्या करनी चाहिए? अवॉइड करनी चाहिए। देखें, इफ़ यू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन, द इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च साइनॉप्सिस, तो वहाँ पर वी हैड एन एम्फसिस ऑन द क्लैरिटी, ब्रेविटी ऑफ द रिसर्च साइनॉप्सिस। के रिसर्च साइनॉप्सिस क्लियर होता है, वो क्विक होता है, कंसाइज होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और वो मॉडर्न प्रॉब्लम्स को, गैप्स को एड्रेस करता है। यहाँ पर ओवरलोडिंग विद इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, वो 10-10 12-12 सफ़ों का रिसर्च साइनॉप्सिस बना लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। आपका रिसर्च साइनॉप्सिस कंसाइज होना चाहिए, उसमें ब्रेविटी होना चाहिए, क्विक। आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिसर्च साइनॉप्सिस एक पेज से लेकर 2 से 3 पेजेस तक बासानी और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से बनाया जा सकता है, और वही रिसर्च साइनॉप्सिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी प्रोवाइड करते हैं। नाउ अनदर थिंग इज़ एम्बिग्विटी। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और आपने जो मेथड्स यूज़ करने हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, दे मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। इनके अंदर कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि आई मे यूज़ दिस मेथड, आई माइट यूज़ दैट मेथड, और इट माइट बी एबल टू हेल्प मी ऑब्टेन दी अगेन माई ऑब्जेक्टिव वगैरह। नो, नथिंग लाइक दैट। You have to be clear. There is no room for ambiguity in a research synopsis. And then the lack of originality. आपकी ओरिजिनलिटी नहीं है जी। ओरिजिनलिटी क्यों नहीं है? आप किसी और का रिसर्च वर्क कॉपी कर रहे हैं। यू हैवंट डन इनफ रिसर्च रिव्यू, यू हैवंट डन अ लिटरेचर रिव्यू, एंड नाउ यू आर कॉपिंग समवन एल्सेस वर्क। यू डोंट नो द एक्चुअल गैप। आपको गैप का कुछ पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि वेयर एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़, प्रॉब्लम है कहाँ पर। उससे होगा क्या? आप अपनी ओरिजिनलिटी लूज़ कर देंगे। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़, डू नॉट नेग्लेक्ट द फीडबैक। ओके, सो अगर आप पिटफॉल से बचना चाहते हैं, तो आपको कॉर्प इन क्रिटिसिज्म जो है उसे वेलकम करना पड़ेगा। आपको क्रिटिसिज्म लेना होगा, बर्दाश्त करना होगा, और उसके अकॉर्डिंगली ख़ुद को इम्प्रूव करना होगा। आपके जो सीनियर्स हों उस रिसर्च फील्ड में, जो आप सेमिनार्स वगैरह अटेंड करके ही आपको पता चलेगा, जो आपको लिटरेचर रिव्यूज़ वगैरह पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कौन-कौन आपकी फ़ील्ड में काम कर रहा है, क्या-क्या आपके पास
विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप वो काम सक्सेसफुली कर सकें, उसके लिए आपको उनसे कांटेक्ट करना होगा, उनसे फीडबैक लेना होगा और फिर जो क्रिटिसिज्म आपको मिलेगी, तो उसको पॉजिटिवली आपने वेलकम करते हुए खुद को इम्प्रूव करना होगा। तो अगर आप इन चंद पॉइंट्स पर अमल करते हैं, तो आप अपनी रिसर्च को और रिसर्च साइनॉप्सिस को बहुत अच्छा बना सकते हैं। हियर इज़ अ सैंपल एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट अगेन, ये आप यहाँ पे चूँकि मैंने बहुत एक छोटा-सा पैराग्राफ और एक सेंटेंस के अंदर उसे सम अप किया है, बट इट इज़ रफली ऑफ 150 टू 300 वर्ड्स। This study investigates the influence of soil pH on wheat growth using controlled experiments. तो यहाँ पे आप कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह का जिक्र करेंगे। देखिए, पहले उसने सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दी है कि जी क्या करना चाह रही है, स्टडी कर क्या रही है। तो ये सॉइल पीएच के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस है और साथ वीट के ग्रोथ के ऊपर। कर क्या रहे हैं, हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स दी। तो इसने आपकी अप्रोच भी बता दिया, आपकी मेथडोलॉजी को भी यहाँ पे बता दिया। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स किस तरह कर रहे हैं, आप आर्टिफिशियली अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, अंडर लेबोरेटरी इन्वायरमेंट आप सॉइल की पीएच को चेंज कर रहे हैं, जिसके साथ साथ आप जो प्लांट्स की ग्रोथ है उसको भी नोट कर रहे हैं, जो सॉइल की पीएच है उसको भी नोट कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपको जो यील्ड मिलेगी, जो प्रोडक्शन मिलेगी, जो बायोमास मिलेगा डिफरेंट पीएच पे, आप उनको भी कंपेयर करेंगे। एंड देन यू विल टेल or you will draw a correlation between the pH levels and the plant health metrics जो कि आपने थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट क्या किए होंगे, ड्रा किए होंगे, which means the summary of your results aiming to enhance sustainable agriculture practices। और उसके बाद ये क्या है जी, ये उसकी कंट्रीब्यूशन। तो आप देखिए इस एक ही एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, जो कि यहाँ बेसिकली मैंने एक सेंटेंस दिया है, उसी ने आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, जो कि सॉइल की पीएच है, वेरिंग पीएच है, और स्कोप को, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ है, और मेथडोलॉजी को, जो कि डिफरेंट कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स हैं। ऑब्वियसली आप जब एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे तो आप इनको डिटेल में लिखेंगे, और जो उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, ये जो कोरिलेशंस आपको मिलेंगे उस डेटा से जो कि आपने थ्रू आउट कलेक्ट किया है, एंड फाइनली जो कि उसकी कंट्रीब्यूशंस हैं। तो दीज ऑल आर देयर इन द रिसर्च। ठीक है जी, ये सब के सब यहाँ पे क्या है, मौजूद हैं, और बहुत अच्छे से क्या हो रहे हैं, आंसर हो रहे हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है जी। तो now, example introduction. Context: global food security relies on optimizing crop yield। अब कंटेक्स्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। कंटेक्स्ट यानी क्या, आप क्यों इम्पोर्टेंट है आपकी रिसर्च, वाई डू पीपल टेक इंटरेस्ट इन योर रिसर्च, वाई डू इंडस्ट्रीज फंड यू, वो आपको क्यों फंड करें, कोई आपकी रिसर्च में क्यों इंटरेस्ट ले। तो फॉर देट पर्पज़ यू नीड अ क्लियर कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे आपका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, हम पहला अपना जो सेकंड जो टाइटल था, पीएच का इफेक्ट ऑन व्हीट ग्रोथ, तो उसको यहाँ पे एज एन एग्जांपल ले रहे हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी रिलाइज ऑन ऑप्टिमाइजिंग क्रॉप यील्ड के मतलब, अभी जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, फूड डिपार्टमेंट्स वगैरह वाले लगे हैं सब, तो वो किस चीज़ पे रिलाई कर रहे हैं कि जी आप कैसे फसलों की जो पैदावार है उसे बढ़ाएंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या चीज़ है जो आड़े आ रही है क्रॉप यील्ड के अंदर। तो सॉइल डिग्रेडेशन अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी विद लिमिटेड फोकस ऑन पीएच डायनेमिक्स। तो आपकी सॉइल डिग्रेड होती है, उससे तो पीएच प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो रही है, लेकिन इस डिग्रेडेशन में जो पीएच है उस पे लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। तो ये आपने गैप बता दिया है। यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं, गैप बता रहे हैं कि जी एक चीज़ है जो कि निग्लेक्टेड है, पीएच क्या है, निग्लेक्टेड है। तो दैट इज़ वाई आप इस पे क्या करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। एंड देन कम्स द ऑब्जेक्टिव, एनालाइज पीएच इफेक्ट्स ऑन व्हीट ग्रोथ टू रिकमेंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपने अपना मकसद बता दिया कि जी मेरी ये जो रिसर्च है ये इस तरीके से क्या करेगी, हेल्प आउट करेगी, इसका मकसद ये है।
फिर आप डिज़ाइन बताएंगे। डिज़ाइन आपका क्या है? एक्सपेरिमेंटल इन कंट्रोल्ड सेटिंग। योर डिज़ाइन इज एक्सपेरिमेंटल, यू विल बी परफॉर्मिंग डिफरेंट experiments in controlled settings. Then the data collection techniques, pH levels, the growth rates, the biomass। आपने डेटा क्या कलेक्ट करना है? आपने डिफरेंट pH लेवल्स को कलेक्ट करना है थ्रू आउट। आपने ग्रोथ रेट्स टाइम टू टाइम क्या करने हैं? नोट डाउन करने हैं। और एट द एंड जब आपके पास यील्ड आ जाए, फसल आ जाए, तो आपने उसका बायोमास लेना है। तो ओनली देन यू विल बी एबल टू कोरिलेट दोज डिफरेंट कंडीशंस, दोज डिफरेंट पीएच लेवल्स विद ईच अदर। आप उनका हार्म या उनका बेनिफिट अच्छे से बता सकेंगे और आप फ्यूचर रिकमेंडेशंस दे सकेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू परफॉर्म स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। तो आपने डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी मदद से, जो टूल्स हैं उनकी मदद से आपने ये एनालिसिस परफॉर्म करने हैं। ना कि आपने एक तराजू उठाया, उस पे आपने जो है गंदम को तोला और आपने कहा कि जी ये वाली पीएच जो है ये बेहतर है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। और ये डिफरेंट ऐप्स हैं, जिस तरह SPSS है, ग्राफपैड है, आर है, and many other companies provide these tools for the purpose of analysis. After performing the analysis, there are some tips for your success. You have to be clear and precise. अवॉइड जार्गन। आपके साइनॉप्सिस के अंदर फजूलियात नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर दिस एंड दैट नहीं होना चाहिए। ब्रेविटी होनी चाहिए है, क्लैरिटी होनी चाहिए है, क्विकनेस होनी चाहिए। अ पेज और 2 और 3 आर इनफ फॉर योर रिसर्च साइनॉप्सिस। नाउ द स्टेक होल्डर्स मस्ट बी इंगेज्ड। ऐसा ना हो कि आप जो रिसर्च साइनॉप्सिस बना रहे हैं वो आपके स्टेक होल्डर्स यानी आपके सुपरवाइजर्स या इंडस्ट्री या आपकी फंडिंग एजेंसीज वगैरह उनके साथ अलाइन ही ना कर रही हो, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस ही ना कर रही हो, उनके जो इंटरेस्ट्स हैं उसको मीट ही ना कर रही हो, तो आपके नाकाम होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो उनको आपने इंगेज रखना है और उनसे फीडबैक लेते रहना है। आफ्टर दैट यू हैव refine you have to refine your work iteratively। तो with multiple times, with feedback, with criticism, you will have to adapt। और आपने different drafts बनाने होंगे in order to improve your work। और ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास साइटेशंस के लिए डिफरेंट टूल्स होने चाहिए, आपके पास नोट्स बनाने के लिए डिफरेंट टूल्स होने चाहिए, आपका स्टेटिस्टिकल डेटा, आपके पास चार्ट्स, टेबल्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड वे में मौजूद रहने चाहिए, ताकि जब वक्त ज़रूरत आए तो आपके पास आपका सारा डेटा अवेलेबल हो। अगेन देयर इज़ अ सैम्पल रिसर्च साइनॉप्सिस ऑफ द first title, and that is analyzing the role of urban green spaces in mitigating air pollution। तो स्कोप वगैरह तो हम इसकी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो एयर पोल्यूशन की है, अर्बन एरियाज़ की। और जो अप्रोच है वो ग्रीन स्पेसेस की है कि जी किस तरह ग्रीन स्पेसेस जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं हमें। एब्स्ट्रैक्ट में अगेन एब्स्ट्रैक्ट समरी होती है, तो यहाँ पर आपने अपना ऑब्जेक्टिव भी बताना है, अपना मेथड भी बताना है और अपने एक्सपेक्टेड आउटकम्स भी बताने हैं। इनकी एक बहुत टू द पॉइंट समरी देनी है विच कैन बी 150 to 300 वर्ड्स। एंड आफ्टर दैट यू हैव एन इंट्रोडक्शन सेक्शन। अगेन बैकग्राउंड कि जी क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या आ रही है, पिछली रिसर्चेस किस चीज़ को एड्रेस करने से कासिर रही हैं, वो एड्रेस नहीं कर पाई हैं, एंड द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव, व्हाट यू वांट टू अचीव विद दिस रिसर्च। देन दी मेथडोलॉजी, आप किस तरह का एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, आपके पास डेटा के सोर्सेस क्या हैं, आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, आपके पास क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, और उसके बाद आपके रेफरेंसेस। अगेन references must be credible
एंड अप टू डेट। पुराने आर्टिकल्स नहीं पढ़ने। अ, आपने जो है जो जर्नल जो आप पब्लिशर्स वगैरह को पढ़े, दे मस्ट बी ऑथेंटिक एंड रिप्यूटेड। सो आपका साइनॉप्सिस क्लियर, कंसाइज और स्ट्रक्चर्ड हो। आपका टॉपिक आपके इंटरेस्ट और लिटरेचर के अंदर जो रिसर्च गैप आ रहा है उसके साथ अच्छे से अलाइन करें। और रिविजन्स आर मस्ट, रिविजन्स बहुत ज़रूरी है, फीडबैक बहुत ज़रूरी है, रिफाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। विद दैट आई नाउ say you goodbye. See you in the next lecture. Thank you.